आज हम पैट्रिक बिट डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स के बारे में गहराई से बात करेंगे। इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। बिजनेस और जिंदगी दोनों ही शतरंज के खेल की तरह है। बिल्कुल। और जो लोग इसमें जीतते हैं वो हमेशा अपने अगले 5 कदमों के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन शतरंज के खेल में भी आप अपना पहला कदम तब तक नहीं चल सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आप कौन सा मोहरा है, आप राजा हैं, वजीर हैं या प्यादा। इसीलिए आज का हमारा मिशन किताब के इसी सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम को समझना है। कोई भी चाल चलने से पहले ये जानना कि आप असल में कौन बनना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर लोग सीधे एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए ये पूछते हैं। हाँ, क्या और कैसे। लेकिन किताब कहती है रुको, कोई भी क्या और कैसे से पहले कौन आता है। आप कौन बनना चाहते हैं, ये सवाल हर फैसले का नॉर्थ स्टार, मतलब एक तरह से ध्रुव तारा है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। बिल्कुल। इसका जवाब तय करेगा कि आप किस हद तक मेहनत करने को तैयार हैं। आप रातों की नींद गंवाने वाले जोखिम लेंगे या सुरक्षित रास्ता चुनेंगे। और आपके लिए सफलता का असल मतलब क्या है। सही कहा। क्या वो एक छोटी सी दुकान है जो आपके परिवार को चलाए, या एक ऐसी कंपनी जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दे। हर रणनीति की नींव इसी एक सवाल के ईमानदार जवाब पर टिकी है। और यहीं से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। किताब के मुताबिक इस सवाल का जवाब अक्सर हमें अच्छी और आरामदायक जगहों पर नहीं मिलता। लेखक का मानना है कि सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा अक्सर जुनून या खुशी नहीं, बल्कि दर्द और अपमान होता है। उन्होंने अपनी कहानी बताई है जो सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। वो एक फिटनेस क्लब में काम करते थे। हाँ, और वो कोई मामूली काम नहीं था। उन्होंने एक ऐसे क्लब की किस्मत बदल दी थी जो अपने टारगेट का सिर्फ 40% हासिल कर रहा था। अच्छा। सिर्फ 6 महीनों में वो उसे 115% पर ले आए। ये आंकड़े जरूरी हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक भावना नहीं थी। उनके पास ये साबित करने के लिए डेटा था कि वे बेस्ट थे। बिल्कुल। और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें हॉलीवुड ब्रांच में वीकेंड मैनेजर के प्रमोशन का वादा किया गया था। वो उस मीटिंग में ये सोचकर गए कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ। लेकिन जब वो अपने सुपरवाइजर के सामने बैठे तो उन्हें बताया गया कि वो पद किसी और को दे दिया गया है, एडविन नाम के एक पुराने कर्मचारी को। और वजह परफॉर्मेंस नहीं थी, वजह थी सीनियरिटी। बस यही। हाँ, एडविन कंपनी में ज्यादा समय से था। बस ये उस तरह का अपमान है जो बहुत गहरा चुभता है, क्योंकि ये आपकी काबिलियत पर नहीं बल्कि एक मनमाने नियम पर आधारित होता है। हाँ, ये तो अन्याय की भावना पैदा करता है। बिल्कुल। और उसी पल उस गुस्से और अपमान ने उन्हें कुछ ऐसा महसूस कराया जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था, कि उनकी किस्मत का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वहीं उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। उस रात उन्होंने घर जाकर एक लिस्ट बनाई कि वो असल में क्या चाहते हैं। पहला पॉइंट था एक ऐसा करियर जहां तरक्की सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर आधारित हो, ऑफिस की राजनीति पर नहीं। तो वो एक दर्दनाक पल था। बहुत दर्दनाक। लेकिन वही उनकी असली यात्रा का शुरुआती बिंदु बन गया। ये एक पैटर्न है जो बार बार सफल लोगों की कहानियों में दिखता है। किताब इसे एक अन्याय से मिला फायदा या अनफेयर एडवांटेज कहती है। जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो आराम से सफल हुए इंसान के पास कभी नहीं हो सकती। रियल एस्टेट की दिग्गज बारबरा कॉर्कोरन की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, उनकी कहानी तो कमाल है। उनके बॉयफ्रेंड ने, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, हाँ, उन्हें ये कहकर छोड़ा था तुम मेरे बिना कभी सफल नहीं हो पाओगी। सोचिए जरा, ये शब्द किसी के लिए कितने तोड़ने वाले हो सकते हैं। लेकिन बारबरा ने उन शब्दों को तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने उसे अपना ईंधन बना लिया। वो कहती हैं कि सालों तक जब भी उन्हें हार मानने का मन करता था उनके कानों में वही आवाज गूंजती थी। और उसी एक लाइन के अपमान ने उन्हें $66 मिलियन की कंपनी बनाने की ताकत दी। कमाल है। यहाँ तक कि वो आज भी कहती हैं कि वो उन लोगों को निवेशक के तौर पर पसंद करती हैं जिनका बचपन मुश्किलों में बीता हो। वो इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखती हैं। ये कमाल भी है और थोड़ा डरावना भी। माइकल जॉर्डन ने भी अपने हॉल ऑफ फेम भाषण में उन सभी को नाम लेकर याद किया जिन्होंने उन पर शक किया था। हाँ, यहाँ तक कि उस लड़के को भी, जिसे हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में उनकी जड़ें चुना गया था।
ऐसा लगता है कि ये लोग अपमान को भूलते नहीं, बल्कि उसे अपनी आग जलाए रखने के लिए कोयले की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। सवाल ये उठता है कि क्या ये लंबे समय के लिए एक स्वस्थ रणनीति है? शायद नहीं, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपके पास और कुछ नहीं होता, तो एक घाव आपको वो प्रेरणा दे सकता है जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपने अपनी प्रेरणा खोज ली, अब अपना क्यों ढूंढ लिया, जो अक्सर एक दर्दनाक जगह से आता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई अपनी कंपनी खोलने के लिए निकल पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इस बारे में भी एक बहुत जरूरी रास्ता दिखाती है ना। हाँ, और ये खुद को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताब 2 रास्तों में फर्क करती है। एक है एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, और दूसरा है इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो है जो एक साम्राज्य बनाता है। इंट्राप्रेन्योर वो है जो किसी बने बनाए साम्राज्य के भीतर रहकर उसे और बड़ा बनाता है। वो मालिक की तरह सोचता है, मालिक की तरह काम करता है, बस उसने कंपनी शुरू करने का शुरुआती जोखिम नहीं उठाया होता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आजकल एंटरप्रेन्योर बनने का एक ग्लैमर है, लेकिन लोग उसके साथ आने वाले तनाव, अनिश्चितता और अकेलेपन के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल, हर कोई जीरो से शुरुआत करने के लिए नहीं बना होता। सही बात है। और एंटरप्रेन्योर बनना कोई छोटा या कमजोर रास्ता नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है स्टीव बाल्मा, माइक्रोसॉफ्ट वाले। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट के 30वें कर्मचारी थे, संस्थापक नहीं, लेकिन उन्होंने कंपनी के अंदर एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया। वो बिल गेट्स के विजन को जमीन पर उतारने वाली ताकत थे, और नतीजा क्या? उन्होंने $59 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति बनाई। $52 बिलियन? हाँ, तो ये उस सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि मतलब बड़ा पैसा और बड़ा प्रभाव बनाने के लिए आपको फाउंडर ही बनना पड़ेगा। ये आंकड़ा अविश्वसनीय है। तो सवाल फिर वही आ जाता है, आप कौन बनना चाहते हैं? क्या आप वो इंसान हैं जिसे कैनवस पर पहली लकीर खींचने में मजा आता है, या आप वो हैं जो एक बनी बनाई पेंटिंग में रंग भरकर उसे मास्टरपीस बना दें? बिल्कुल, दोनों ही रास्ते महानता की ओर ले जा सकते हैं, बशर्ते वे आपकी असल पहचान से मेल खाते हों। हाँ। और इसमें एक और परत है। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ मालिक की तरह सोचना काफी नहीं है। आपको एक ऐसी कंपनी भी चुननी होगी जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हो। हाँ, ये भी जरूरी है। आपको ऑफिस की राजनीति को समझना होता है और बिना सीधे अधिकार के लोगों को प्रभावित करना होता है। गूगल इसका क्लासिक उदाहरण है, जिसने अपनी 20% समय की नीति के तहत कर्मचारियों को अपने जुनून वाले प्रोजेक्ट पर काम करने की अनुमति दी। अच्छा। इसी से जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे उत्पाद पैदा हुए। वहां एंटरप्रेन्योर्स के लिए माहौल था। इसके ठीक विपरीत लेखक ने अपनी पुरानी बीमा कंपनी में यही करने की कोशिश की थी। उन्होंने कंपनी की बेहतरी के लिए अपने आइडियाज के साथ एक 16 पेज का पत्र मैनेजमेंट को भेजा था। और जानते हैं जवाब क्या मिला? चुप रहो और बेचो। हाँ, शट अप एंड सेल। बिल्कुल। उन्हें कहा गया कि सोचना उनका काम नहीं है। वो कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को समझती ही नहीं थी। और इसी वजह से उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने आइडियाज पर काम करना है तो उन्हें अपना मैदान खुद बनाना होगा। तो एक तरह से सिस्टम ने ही उन्हें बाहर धकेलकर एंटरप्रेन्योर बना दिया। बिल्कुल। तो देखिए ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। आप कौन बनना चाहते हैं? मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। दर्दनाक अनुभव, मेरी कंपनी मुझे करने नहीं दे रही। और फिर रास्ते का चुनाव। ठीक है, तो मुझे अपनी कंपनी बनानी होगी। यह एक सीधी रेखा है। एकदम सही। तो अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी प्रेरणा क्या है, और आपने अपना रास्ता भी चुन लिया है, एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। अब सवाल आता है, आप खेल कहाँ खेलेंगे? और यहीं पर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की बात आती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर लोग एक ही तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पानी खून से लाल हो गया है। ये रेड ओशन यानी लाल महासागर है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, अरे उस भीड़ भरे तालाब के बगल में एक पूरी ताजी शांत नीली झील है जहाँ कोई गया ही नहीं, अपना कांटा वहां डालो। दूसरे शब्दों में, ऐसा खेल मत खेलो जिसमें पहले से ही बहुत सारे खिलाड़ी हों। हाँ, एक नया खेल बनाओ। एक नया खेल बनाओ जिसे सिर्फ तुम जीत सकते हो। लेखक ने बीमा उद्योग में ठीक यही किया। जब उन्होंने 2009 में शुरुआत की तो बीमा उद्योग एक बहुत बड़ा रेड ओशन था। और उस रेड ओशन का एक खास चेहरा था। औसत बीमा एजेंट एक 57 साल का श्वेत व्यक्ति था जो गोल्फ कोर्स पर या महंगे डिनर पर पुराने तरीकों से डील करता था। अब लेखक एक युवा ईरानी अप्रवासी होने के नाते उस सांचे में कहीं से भी फिट नहीं बैठते थे।
वो इसे कमजोरी के तौर पर देख सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने अपनी भिन्नता को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल, उन्होंने उस भीड़ भरे बाजार को देखा और पूछा, यहाँ कौन नहीं है, इस खेल को कौन नहीं खेल रहा है। और उन्हें एक नहीं बल्कि कई ब्लू ओशन दिखाई दिए। जैसे कि उन्होंने देखा कि कोई भी युवाओं को टारगेट नहीं कर रहा था, कोई भी लैटिनो समुदाय या महिलाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था, और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया। हाँ, कोई भी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जो उस समय तेजी से उभर रहा था। तो उन्होंने इन सब अंधेले बाजारों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी की जो जानबूझकर विविध थी, युवा थी और सोशल मीडिया पर आधारित थी। उन्होंने एक ऐसा खेल चुना जिसमें उनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा थी, बजाय इसके कि वो एक ऐसे खेल में प्रतिस्पर्धा करें जिसे जीतने के लिए वो बने ही नहीं थे। बिल्कुल, उन्होंने भीड़ से लड़ने के बजाय अपनी एक अलग दुनिया बना ली। और यही पहले कदम का सार रहला। हाँ, खुद को इतनी गहराई से जानना कि आपको पता हो कि आपकी अनोखी पहचान क्या है, और फिर उस पहचान के इर्द गिर्द एक ऐसा मैदान बनाना जहां आप नहीं बल्कि बाकी सब लोग बाहरी महसूस करें। तो योनेक्स 5 मूव्स का पहला और सबसे जरूरी कदम ये दिखाता है कि सबसे बेहतरीन बिजनेस रणनीति की शुरुआत बैलेंस शीट या मार्केट एनालिसिस से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत खुद के आईने में देखने से होती है। आप कौन बनना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढना, अपनी जिंदगी की मुश्किलों को अपनी प्रेरणा बनाना, एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर का सही रास्ता चुनना, और फिर अपने लिए एक ब्लू ओशन खोजना। हाँ, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। किताब में लेखक एक अभ्यास का जिक्र करते हैं जिसे वो पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट कहते हैं। उन्होंने अकेले बैठकर अपने बारे में 83 सवालों के जवाब दिए थे। 83 सवाल। हाँ, ये एक बहुत ही गहन प्रक्रिया थी जिसने उन्हें ये स्पष्टता दी कि वो कौन है। इसी विचार पर श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ते हैं। अगर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने हों, तो वो एक सवाल क्या होगा जिसका ईमानदारी से सामना करने में सबसे ज्यादा डर लगेगा? किताब का पूरा सार ये है कि उस सवाल का जवाब ही शायद आपके अगले 5 कदमों की दिशा तय कर सकता है।